बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवहारिक व्याकरण के तहत वर्ण विचार। हम जब कभी बाहर घूमने के लिए जाते हैं सुबह के समय, तो हमें बहुत सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे पक्षियों की चहचहाट, कारें, स्कूटर, बसें आदि वाहनों की आवाजें। लेकिन ये जो ध्वनियाँ होती है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये सिर्फ आवाजों का मिला जुला कोलाहल है जो हमें सुनाई देता है। जबकि मनुष्य जब आपस में बातचीत करते हैं तो उनके मुंह से भी ध्वनियाँ ही निकलती है, लेकिन उनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होता है। लेकिन हर बार हर एक ध्वनि का अर्थ हो निश्चित, ऐसा भी संभव नहीं है। हमें अगर ध्वनि का सार्थक और निरर्थक रूप समझना और जानना है तो हमें व्याकरण के नियम के तहत इसको जानना होगा। और व्याकरण में ध्वनि का अर्थ होता है वर्ण। तो बच्चों, आइए आज हम वर्ण के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्ण। बच्चों, वर्ण को समझने के लिए यहाँ हमने एक शब्द लिखा है और जिसे आपको बहुत ध्यान से देखना भी है और समझना भी है। और यहाँ पर लिखा गया शब्द है मछली। अब मछली को हमने अलग अलग, मछली में जितने भी वर्ण हमने लिए हैं उन सबको हमने अलग अलग कर लिए हैं। म जमा छ जमा ली। मछली 3 वर्णों के योग से बना है। म यह वर्ण म जमा अ के योग से बना है। यानी अगर म जमा अ, म में से, यानी अगर म में से अ निकाल दिया जाए तो म का उच्चारण नहीं होगा। यानी व्यंजन में से अगर स्वर निकाल दिया जाए तो स्वर रहित व्यंजन का कभी उच्चारण नहीं होता है। इसलिए म के नीचे हलंत किसका साइन बता रहा है? ये हलंत का साइन है। म के नीचे लगा हुआ साइन हलंत का होता है और इसका मतलब होता है कि इसमें से हमने स्वर अलग कर दिया है और स्वर यानी अ की मात्रा इसमें से अलग हो गई है। म में से जब स्वर की मात्रा अलग हो गई है तो उस तरह के लिखे गए वर्ण का कभी कोई उच्चारण नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर म हलंत के साथ लिखकर उसके बाद प्लस का साइन लगा हुआ है, उसके पास अ लिखा हुआ है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इक्वल का साइन लगाकर म का रूप बनाया गया है और ये वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो इस प्रकार हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। यानी यहाँ हमें ये बात समझनी होगी कि म वर्ण में से अगर स्वर स्वर को निकाल दिया जाए तो वहाँ पर ये म आपका स्वर रहित हलंत के साथ लिखा जाता है और हलंत के साथ जब व्यंजन लिखा जाता है तो उसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है और वह हमारा कोई वर्ण मान्य नहीं होता है। जब म में अ का मात्रा मिलती है तभी वह पूर्ण वर्ण बनता है और वह उच्चारण में भी आता है। क्योंकि लिखने में तो बहुत सारे आधे वर्ण हम रोज लिखते हैं, लेकिन आधे वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें वर्ण के रूप में हम स्वीकार नहीं करते हैं। और वर्ण की सबसे छोटा रूप होता है एक कोई भी स्वर और व्यंजन के साथ में लिखा गया सबसे छोटा वर्ण का रूप, और लिखने के साथ उसकी आवाज भी निकलनी चाहिए तभी वह वर्ण के रूप में मान्य होता है। इसलिए डेफिनेशन यानी परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या कहती है? वह सबसे छोटी ध्वनि यानी आवाज जब हमारे पास लिखा गया वर्ण है जो लिखने में भी पूरा है, बोलने में भी पूरा है, तब जाकर वह ध्वनि के रूप में उच्चारित होगा और तभी वह वर्ण पूर्णता लेकर आगे बढ़ेगा। और वही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं वह वर्ण कहलाती है। और इसमें हमने क्या लिखा है उदाहरण में? म अ म क ज ज,
यानी यहाँ पर साथ में व्यंजन के साथ उच्चारित क्या हो रहा है, स्वर की मात्रा। तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन के योग से जो सबसे छोटा रूप बनता है वह होता है वर्ण। जैसे मछली में मछली, तो म आप बोलकर देखिए म, तो म के उच्चारण तो स्टार्ट होता है, एंड किससे हो रहा है, स्वर की मात्रा अ से। देखो म, तो अ का स्वर सुनाई दे रहा है। इसी प्रकार छ को बोलो छ, तो स्टार्ट तो होता है व्यंजन से, एंड किस पे हो रहा है, स्वर की मात्रा अ पर। और उसी प्रकार ल बोलो, ली शुरू हो रहा है व्यंजन ल से, एंड हो रहा है ई यानी स्वर की मात्रा से। तो यहाँ पर वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो स्वर और व्यंजन के रूप से मिलती है, तब जाकर उसका निर्माण होता है और वह लिखी भी जाती है और स्वतंत्र रूप से उच्चारित भी की जाती है। इसलिए वह क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्ण का सबसे छोटा रूप वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं वह वर्ण होती है। यानी बोलना भी होना चाहिए और लिखना भी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे वर्ण के भेद के बारे में। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्योंकि अभी ऊपर यही तो पढ़ रहे थे कि वर्ण का योग स्वर और व्यंजन दोनों के मिलने से होता है। स्वर जो मात्रा के रूप में काम में लिए जाते हैं और व्यंजन जो वर्ण होते हैं अधूरे हलंत के साथ में। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तभी हमारा वर्ण पूर्ण रूप लेकर एक वर्णमाला के रूप में हमारे सामने आता है। तो हमें स्वर की मात्रा पहले, स्वर की परिभाषा पहले समझेंगे कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। ये ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है और ये अपने आप में पूर्णता लिए हुए होते हैं। क्योंकि ये मात्राएं होती है तो इनकी संख्या भी क्या है, 11 होती है। और देखिए कौन कौन से होते हैं, अ, आ, ई, उ, ऐ, ओ, औ। ये हमारे स्वर की स्वर है जो हम मात्रा के रूप में आगे काम में लेते हैं। जब यही स्वर आपके व्यंजन के साथ में मिलते हैं तो वर्ण की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। और व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाए वो व्यंजन कहलाते हैं। यानी स्वर के बिना व्यंजन अधूरे हैं, अपाहिज हैं और स्वर इन्हें एक लकड़ी के रूप में सहारा देते हैं। और वो लकड़ी क्या होती है, मात्राएं। और स्वर में जब ये व्यंजन में जब स्वर की मात्रा लगती है तभी ये अपने पूर्णता के अर्थ को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार व्यंजन की परिभाषा क्या हो जाती है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। और अब हम बात करेंगे व्यंजन के भेद के बारे में। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम इनकी बारीकी को जानने का प्रयास करेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ कौन से होते हैं और ऊष्म कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को समझना है तो हमें पूरे व्यंजन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। क वर्ग, क ख ग घ ञ, क ख ग घ ज्ञ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये क से लेकर प तक आपके 25 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, 25 वर्ड्स होते हैं ये सारे। और ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस प्रकार से ये वर्ग के रूप में जाने जाते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। और ये देखिए बेटा ढ ड, ये 2 अलग से लिखे हुए हैं, ये आगत ध्वनियों के रूप में स्वीकार किए गए हैं, जिनके नीचे हम बिंदी लगाकर काम में लिखते हैं। और ज्ञ को देखे क ख ग घ ज्ञ, ज्ञ इसका उच्चारण होता है और इसमें देखो बिंदी इसके पेट में लगती है।
पेट में लगेगी तभी ज्ञ का उच्चारण होगा। और यहाँ पर अड़े लिखा हुआ है तो इसके नीचे बिंदी लगने पर ये आगत ध्वनि के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये क से लेकर प तक अगर आप काउंट करेंगे तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब है जो आपके मुंह के अंदर ही अंदर बोले जाते हैं, जिन्हें हमें एक्स्ट्रा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कौन से हैं? वो यरलवय। बोलकर देखिए, यरलवय। आपकी जबान भी वहीं रहेगी, आपकी जिह्वा भी वहीं रहेगी, आपका मुंह बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा और अंदर ही अंदर ये साउंड निकलेगी, यरलवय। यानी इस तरह से इसका उच्चारण होता है। तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और फिर होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, वो व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, है ना। तो देखिए श, श, स, ह, इनका उच्चारण कैसे है? श, श, स, ह। और इनका अभी उच्चारण स्थल भी आपको समझाया जाएगा, जिससे कि आपके लिए ये और आसान हो जाए। ठीक है, ये तो हमारे व्यंजन के 3 भेद हैं, उनके बारे में जानकारी थी। अब हम स्वर के 3 भेद हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे कि स्वर के भी 3 ही भेद होते हैं, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋस्व स्वर की संख्या 4 होती है और ऋस्व स्वर को मूल स्वर भी बोला जाता है, क्योंकि बाकी सारे स्वर इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। फिर होता है दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 7 होती है और ये ऋस्व स्वर के योग से बनते हैं। और प्लुत स्वर ये ऐसी मात्राएं हैं जो उच्चारण में काम में ली जाती है और ये संस्कृत में ज़्यादा बोले जाते हैं। अब हम जानकारी लेंगे ऋस्व स्वर, जिन्हें मूल स्वर भी बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, इ, उ और री। तो ये 4 मूल स्वर भी कहलाते हैं, ऋस्व स्वर भी कहलाते हैं और इन्हीं के योग से आपके दीर्घ स्वर बनते हैं। और दीर्घ स्वर की कितनी संख्या है? 7 है। तो देखें, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आउ, ये सारी मात्राएं हैं दीर्घ। और इनका योग कैसे होता है जरा नीचे देखें। 2 बार अ लिखेंगे तो आ का योग बन जाएगा, 2 बार ई लिखेंगे तो ई का योग बनेगा, 2 बार उ लिखने से उ का योग बनेगा। और फिर एक अ प्लस ई का योग करोगे तो ऐ की मात्रा ए की मात्रा बन जाएगी। और फिर ए, अ प्लस ए का योग करने पर ऐ की मात्रा बनती है। और अ प्लस उ का योग ओ का रूप बना लेता है और ए प्लस ओ का रूप औ का रूप धारण कर लेता है। और प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर ये संस्कृत में काम में लिए जाते हैं और ये उच्चारित मात्राओं के रूप में काउंट किए जाते हैं। और उच्चारित मात्राओं के रूप में जानना है तो वापस ऋस्व स्वर को देखो कि इसमें एक ही मात्रा होती है, एक मात्रा यानी खुद की मात्रा। इसलिए इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में या लिखने में एक मात्रा का समय लगता है वो ऋस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर तो लिखा हुआ इनका रूप भी देख लीजिए, इसमें 2 मात्रा काम में आती है, लिखा हुआ नीचे एक्सप्लेन भी करा हुआ है। तो जिन मात्राओं में 2 मात्राओं का समय लगता है वो दीर्घ स्वर हो जाता है। और प्लुत स्वर में क्या होता है कि जिन मात्राओं के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे हम उच्चारित करते हैं ओम, भैया या दीदी, पीछे की जो साउंड निकलती है ना, लंबी साउंड, ये आपके प्लुत स्वर के रूप में मात्रा के रूप में काउंट की जाती है और वहां पर प्लुत स्वर हो जाता है। अब देखिए, हम उच्चारण के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण करते हैं। उच्चारण यानी आपकी गले से जो ध्वनियां निकलती है उनको आप सही रूप से कैसे उच्चारित कर सकते हो। कभी कभी हम एक वर्ण को समझ नहीं पाते हैं कि उसको हम कैसे बोलें। अगर आप ये उच्चारण स्थल को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले लिखा है स्थान, फिर लिखा है वर्ग यानी वर्ण का समूह। तो पहले हमारा गला काम में लेते हैं। कंठ का मतलब क्या होता है? गला।
तो कंठ से जो ध्वनि निकलती है और इधर हमारा क्या लिखा जाता है, क वर्ग सबसे पहले लिखा जाता है। तो कंठ यानी क वर्ग, क वर्ग यानी गले से जहाँ शुरुआत होती है। फिर होता है तालु, यानी कंठ के ऊपर वाला जो भाग होता है ना, कंठ मुंह के अंदर ऊपर की साइड में ऊपर वाला भाग, तो वो तालु कहलाता है। तो तालु सेकंड नंबर, कंठ के बाद तालु आता है और इधर क वर्ग के बाद च वर्ग आता है। तो सेकंड नंबर पर किसका उच्चारण हो जाएगा, च वर्ग का। अगर आप अपनी जिह्वा को इस उच्चारित करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बोल कर देखे क, ख, ग, तो पूरी की पूरी ध्वनि आपके गले से सीधी निकलती हुई महसूस होती है। और तालु वाला बोल के देखिए, आपकी जिह्वा का जो अग्रभाग है वो तालु पर टच होगा। च, छ, ज, आप बोल कर देखिए, यानी आपकी जबान का जो आप थोड़ा सा पीछे वाला भाग होता है ना, वो पूरा का पूरा ऊपर ही टच हो रहा है और वहीं से ये सारे वर्ण बोले जाते हैं। फिर देखेंगे मुर्दा, और मुर्दा होता है आपके दांत के ऊपर का भाग है। आप बोल कर देखिए, ट, आपकी जबान दांत के ऊपर ऊपर टच होने वाली है। ट, ठ, ठीक है, आप ऐसे बोलिए। फिर आता है दंत्य, 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 आप दंत्य वाली लाइन में जाएंगे तो आपका पूरा त वर्ग है वो बोला जाएगा। आपकी जबान दांत से टच होती है। त, थ, आपके पूरे इस वर्ग के जितने भी वर्ड्स है वो सारे के सारे दांत को टच करते हुए ही बोले जाते हैं। ठीक है। फिर आता है ओष्ठ यानी होठ। तो ओष्ठ से हम प वर्ग बोल कर देखिए, प, फ, इसमें दोनों के दोनों ओष्ठ आपके टच होते हैं और उसी से टच होते हुए ये वर्ण बोले जाते हैं। फिर आता है कंठ और तालु। कंठ और तालु से ऐ की मात्रा उच्चारित होती है। फिर है कंठ और कंठ ओष्ठ्य, यानी कंठ से और ओष्ठ से वर्ड क्या निकलेगा, ओ औ। आप बोल कर देखिए, ओ औ, गले से सीधी आवाज निकलेगी और चेंज किसकी होती है इससे, होठों की। ओ औ, गले का सीधा रूप निकलना और चेंज होता है होठों का रूप। तो ये क्या कहलाते हैं, कंठोष्ठीय। फिर है दंतोष्ठीय, दांत और होठों के द्वारा जो शब्द वर्ण बोले जाएंगे वो है फ और व। आप बोल कर देखेंगे, ओष्ठ और दांत दोनों के योग से ये वर्ण उच्चारित होते हैं। अगर आप उच्चारण करते समय इनका ध्यान रखोगे तो आपके लिए उच्चारण प्रोनाउंसिएशन एकदम आसान हो जाएगा। आप वर्णों का उच्चारण सही करोगे। और उसके बाद हमारा आगे का टॉपिक आता है अयोगवाह। अयोगवाह के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि ऐसे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, ये अ के योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। यानी जो अ के योग से बनते हैं वो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। और अयोगवाह सामान्यतः दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जिनका उच्चारण नाक के द्वारा होता है, अनुस्वार यानी अनुस्वार वाले जो वर्ण शब्द होंगे, इनको जब हम बोलेंगे तो बोलते समय आपके नाक पर जोर पड़ेगा और ये वाले शब्द बिंदी के रूप में उच्चारित होता है। ये स्वर और व्यंजन में बिंदी के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार बिंदी के रूप में कभी स्वर पर आएगा तो कभी व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे आप बोलिए, जिस पर बिंदी लग रही है उसी वर्ण को अगर आप बोलोगे तो ही आपकी नाक में कंपन होगा। बोलकर देखें, रंग, ग पे कुछ नहीं हो रहा और र का उच्चारण कीजिए, रंग, तो र का जैसे साउंड निकलेगा आपकी नाक में एक झंझनाहट शुरू हो जाएगी और वो किसकी ओर संकेत करती है कि इस पे बिंदी लगी हुई है। रंग, ग को बोलिए, कोई फर्क नहीं लगेगा। फिर है पंख, पंख, पंख को बोलकर देखें तो प के उच्चारण में नाक में झंझनाहट है लेकिन ख के उच्चारण में कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए अनुस्वार ये स्वर और व्यंजन में बिंदी के रूप में लगते हैं और इनका उच्चारण नाक के द्वारा होता है।
फिर आता है इसका दूसरा रूप विसर्ग, जो संस्कृत में सामान्यतः काम में लिया जाता है, लेकिन कभी कभी ये हिंदी के वर्णों के पीछे या अक्षरों के पीछे लगाया जाता है और ये 2 बिंदियों के रूप में लगाया जाता है और ये 2 बिंदियां ह के रूप में उच्चारित होती है। ये 2 बिंदी लगती है और ह के रूप में इसका उच्चारण होता है, जैसे प्रातः काल, है ना, अतः, नमः। इस तरह के जो शब्द है जिसके पीछे ये 2 बिंदी लग कर ह के रूप में उच्चारित होती है वो विसर्ग कहलाते हैं। फिर एक अलग सा और एक विषय होता है अनुनासिक, और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है और ये स्वर और व्यंजन के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में काम में लिया जाता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और ये स्वर और व्यंजन के रूप में चंद्र बिंदु के रूप में लगता है। और जब आप चंद्र बिंदु के रूप में लगे हुए शब्दों का उच्चारण करते हैं तो नाक और मुंह दोनों में कंपन होगा। बोलकर देखिए, दांत, तो आपके गले में भी जोर पड़ता है तो आपके नाक पर भी जोर पड़ता है। आंख, आंख, दांत, चांद। आप बोलकर देखेंगे, आपको इसका फर्क महसूस होगा और ये चीज आपको समझ में आएगी। अब हम आगे जानेंगे हलंत के बारे में। हलंत ये स्वर रहित व्यंजन के नीचे एक निशान के रूप में लगाया जाता है। हलंत ये स्वर रहित व्यंजनों के नीचे लगाया जाता है, जैसे क के नीचे देखिए, क के नीचे देखिए, ग के नीचे। और हलंत का मतलब है ये ऐसे व्यंजन है जिसमें स्वर नहीं लगा हुआ है, यानी ये आधा व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन है। ये हलंत से हमें पता चलता है। और नुक्ता ये अरबी, फारसी और उर्दू आदि भाषाओं में आए हुए आगत शब्दों के नीचे बिंदी के रूप में लगाया जाता है। ये अरबी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं से आए कुछ आगत शब्दों के नीचे बिंदी के रूप में लगाया जाता है। जैसे इन शब्दों को आप अगर गहराई से देखेंगे तो इन शब्दों का अर्थ बदला हुआ नजर आएगा हिंदी के शब्दों से। जैसे इसमें फन है, जिसके नीचे अगर आपने नुक्ता लगा दिया, बिंदी लगा दी, तो फन का मतलब क्या हो जाएगा? हुनर। और हुनर का मतलब है आपके अंदर कितनी काबिलियत भरी हुई है, आप बहुत बुद्धिमान हैं। और अगर इसमें से हम बिंदी हटा देते हैं तो सांप का जो मुंह होता है जिसे फन कहते हैं ना, वो बन जाएगा। और इन दोनों का उच्चारण भी अलग होगा। सांप का फन फन कहलाता है और ये फन कहलाता है, फन फन। और फिर देखिए राज शब्द लिखा हुआ है, अगर इसमें राज शब्द के नीचे बिंदी लगी हुई है तो इसका मतलब हो जाता है राज बिंदी के साथ में रहस्य से भरा हुआ, यानी कोई ना कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। और अगर इसमें से हम बिंदी हटा देते हैं तो ये हमारा राज्य बन जाता है। और इसका उच्चारण भी कैसे हो जाएगा? राज, राज, राज बन जाएगा हिंदी में और उर्दू में बनेगा राज, राज। उसके बाद देखिए आपका जरा शब्द लगा हुआ है, अगर हम इसमें से बिंदी हटा देंगे तो ये जरा शब्द जरा बन जाएगा, बुढ़ापे की ओर संकेत करेगा। और अगर हम इसमें बिंदी लगाते हैं तो यह जरा बन जाता है और इसका अर्थ हो जाता है थोड़ा। फिर देखिए सजा शब्द, तो सजा में से बिंदी हटा देंगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा सजावट, है ना। इसका अर्थ क्या होगा? सजावट बन जाएगा, सुंदर रूप से सजा हुआ है। और अगर इसमें बिंदी लगी हुई है तो उच्चारण होगा सजा और इसका अर्थ हो जाएगा किसी न किसी प्रकार मिलने वाला दंड। अब हम यहाँ जानेंगे र के विभिन्न रूप। तो र के 2 रूप होते हैं, रैप की मात्रा, पदेन की मात्रा। और रैप की मात्रा में र आधा होता है और ये ऊपर
इस तरह की कर्म और गर्म में जो साइन के रूप में मात्रा लगी हुई है, ये आधे र की ओर इशारा करती है। इसमें र आधा है, पूरा नहीं है, तो इस मात्रा को हम रेफ की मात्रा बोलते हैं। और पदेन यानी जो आपके व्यंजन स्वर व्यंजन के साथ में नीचे की ओर लगता है वह पदेन की मात्रा होती है। और ये जिस वर्ण के साथ में लगता है उसमें पहले दो वर्णों का योग है, यानी इसमें दो व्यंजन और एक स्वर मिला हुआ है। अब इसमें देखिए प्रेम शब्द है, तो इसमें पे आता है, प इसमें देखो प आधा है, फिर इसमें र पूरा है, फिर एक की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें दो व्यंजन प्लस एक स्वर के योग से ये बनता है, तो इसमें एक व्यंजन आधा होता है और र पूरा होता है, तब जाकर ये पदेन की मात्रा बनती है। ग्रहण में ग आधा है, र पूरा है, और ग्राम में ग आधा है और र पूरा है, यानी नीचे लगने वाले जो मात्रा है पदेन में र की मात्रा, उसमें र पूरा होता है और दूसरा जो व्यंजन है वो अधूरा होता है। और जो रेफ की मात्रा लगती है तो उसमें र अधूरा होता है, बाकी वर्ण पूरा हो जाता है। इस प्रकार र के दो रूप हम काम में लेते हैं, रेफ और पदेन। उसके बाद आते हैं संयुक्ताक्षर, और संयुक्ताक्षर जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं वह संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जो वर्ण दो व्यंजनों के योग से बनते हैं ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, और इनकी संख्या 4 होती है, क्षत्र ज्ञ। और इनके बनाने का रूप भी क्या है, क प्लस श प्लस ज्ञ श। फिर है त प्लस र प्लस त्र, ज प्लस ज्ञ प्लस ज्ञ प्लस श और प्लस र बराबर श्र, यानी श्र यानी श्रमिक वाला। इस प्रकार इनकी संख्या 4 है। इनको ध्यान से देखिए, आसानी से ये समझ में आते हैं। और फिर लास्ट में आते हैं द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण यानी दो समान व्यंजनों से जो शब्द बनते हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, यानी दो समान व्यंजनों के योग से जो बनते हैं वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे मक्का, तो इसमें क के उच्चारण पर जोर दिया जाएगा, मक्का। बच्चा, तो इसमें पहले वाले में क पर जोर आ रहा है, पीछे वाले में च पर जोर आ रहा है, मक्का बच्चा। तो इस तरह से ये द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन यानी जहाँ दो व्यंजन, एक अधूरा एक पूरा, साथ में योग करके शब्दों का निर्माण करेंगे तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों, ये हमारा वर्ण विचार था जिसके बारे में हमने जानकारी ली। इसको आपको देखना, समझना है और वापस इसको सुनना।